हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक होगा, जो लेक्चरर मेंस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसी का मैं एक टॉपिक लेकर चलूँगा। एक बार मैं उसके सिलेबस को आप लोगों को एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में जीत आईएएस में जो ऑनलाइन क्लास है, वो 2 एक्सपर्ट ने पोल साइंस को किया है। अगर उसमें नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, नेशनल मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, वो मैंने लिया है। और उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और थिंकर हैं, वो दूसरे गुरुजी हैं, प्रमोद जी, उन्होंने लिया है। तो आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक लेकर चलूंगा, और वो जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा यूनियन गवर्नमेंट यानी संघीय कार्यपालिका। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका कार्यपालिका इसे इंग्लिश में हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में है। और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, इसमें क्या क्या आता है। ये संघीय कार्यपालिका बेसिकली ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी। और इसके साथ साथ जो पीएम होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद से मिलकर संघीय कार्यपालिका बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आज मैं प्रेसिडेंट को डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एक बहुत ही इजी सा टॉपिक हमें लगता है, लेकिन उसमें भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं और मिस्टेक हो जाती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि हर टॉपिक से जुड़े हुए हर जितने भी फैक्ट हैं उसको मैं क्लियर करूं। तो देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं आर्टिकल 52। देखिए, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। एक्चुअली में राष्ट्राध्यक्ष से तात्पर्य होता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। फिर कहता है कि आर्टिकल 53, ये क्वेश्चन यहाँ बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए, ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट, एक्चुअली में गवर्नमेंट हमारी 3 तरीके की होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार या भारत सरकार, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार। और तीसरी जो सरकार होती है, सरकार, ये होती है लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। एक्चुअली में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम याद करते हैं तो इसे रटना नहीं बल्कि एक दूसरे से कोरिलेट करना है। तो जैसे संघीय सरकार होती है, ऐसे ही राज्य सरकार होती है। बस फर्क इतना होता है कि राज्य सरकार जो है उसके क्षेत्राधिकार एक राज्य तक सीमित होते हैं, अर्थात राज्य सरकार जो होगी वो केंद्रीय सरकार का एक लघु रूप होता है। जैसे संघ सरकार में जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है वो यहाँ पर गवर्नर की होती है। जैसे यहाँ पीएम का काम होता है वो यहाँ सीएम का काम होता है। जो इसके लिए पॉलिसी मेकिंग हमारी पार्लियामेंट करती है, तो इसके लिए पॉलिसी मेकिंग स्टेट लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल करता है। तो देखिए, जैसे आर्टिकल 52 कहता है, 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के, या 53 यानी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं, प्रधान। तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति। तो स्टेट के संदर्भ में कौन होंगे? वहां पर राज्यपाल होंगे। देखिए, आर्टिकल 54 कहता है, 54 कहता है, आज हमारा टॉपिक देखिए 52 राष्ट्रपति है, तो हम राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन, ये एक निर्वाचन जो होगा, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज, इसे हिंदी में कहते हैं कि निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। इसे इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब देखने की बात यह है कि जो निर्वाचक मंडल है,
ये किन किन से मिलकर बना है? देखिए, जिन जिन से ये मिलकर बना है वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। तो इस इलेक्शन जो निर्वाचक मंडल है, इसमें देखिए, इसमें एक हमारी लोकसभा है, लोकसभा, लोकसभा के साथ साथ इसमें हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा, राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभा। देखिए स्टूडेंट्स, एक राज्य होते हैं और राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो राज्यों के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है, और दूसरा यूटीएस होते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो केंद्र के द्वारा ही संचालित होते हैं, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली, और जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, चेरी, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70 अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो देखिए, अब यहां बात आती है, जो जम्मू कश्मीर था स्टेट, जिसके लिए आर्टिकल 370 था, उसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में 2 यूटीएस बनाए गए, एक जम्मू है और एक लद्दाख। लेकिन जो जम्मू है वहां पर भी, जो जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है, तो जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। एक दिन एक स्टूडेंट्स का मेरे से क्वेश्चन भी था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, क्या उनको भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा? तो देखिए, अभी तक जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी और अभी तक वहां पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। इसमें एक होते हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड, और एक होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, यानी मनोनीत। तो मनोनीत को राइट नहीं है, बल्कि राइट जो होता है वो इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार होता है। अब हम लेकर चलते हैं यहां पर आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55, इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन दिया गया है। देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, यानी चुनाव किस तरीके से होता है, चुनाव की रीति। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, आनुपातिक, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय विधि से होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मणीय विधि से होता है, विधि से होता है, यानी डायरेक्ट नहीं होता। इलेक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जैसे लोकसभा का है, राज्यों की विधानसभा का है, गांव के अंदर ग्राम पंचायत का है, जिसमें भारत का आम आदमी वोटिंग करता है, वो डायरेक्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एमपी और एमएलए वोटिंग कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट। देखिए, इस चुनाव की में कुछ अन्य हम कंटेंट्स की यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि यदि किसी राज्य की, पहला क्वेश्चन आता है, यदि राज्य की, किसी राज्य की विधानसभा डिसॉल्व हो या भंग हो, तो क्या ऐसी स्थिति में चुनाव होंगे या नहीं? तो ध्यान रखना है, कई बार हम देखते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहता है। तो देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, तो ऐसी स्थिति में भी चुनाव होगा, ये ध्यान रखना। यहां पर जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अपने राज्यों से वोटिंग करते हैं, ये अपने राज्यों से वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं, और इन्हें येलो कार्ड दिया जाता है, येलो कार्ड दिया जाता है। अब हम एमपी की बात करते हैं, एमपी, तो जो एमपी होते हैं इन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है, ग्रीन कार्ड दिया जाता है, ग्रीन कार्ड। अब यहां राष्ट्रपति के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, अर्हता या योग्यता, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यता, योग्यता, तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता, उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, ओल्ड, यानी न्यूनतम उसकी जो आयु होगी वो 35 वर्ष होगी। वो इंडिया का सिटीजन यानी नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कि पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए,
ये जो लाभ का पद होता है इसका मतलब होता है कि वो कोई अदर बेनिफिट ना ले रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट, वाइस प्रेजेंट, मिनिस्टर एंड गवर्नर, इन्हें लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है, अर्थात ये इस पद पर रहते हुए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो बैंकरप्ट, दिवालिया न हो, दिवालिया न हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि कम से कम 50 एमपी एमएलए उसके नाम को नॉमिनेट करें और उसके अलावा 50 एमपी एमएलए उसके नाम का समर्थन करें, यानी सपोर्ट करें। तो यहाँ पर टोटल कम से कम 100 लोगों का उन्हें समर्थन होना चाहिए। तो देखिए, अब इनके लिए जो चुनाव होगा, उस चुनाव में इसकी चुनाव की जो राशि होती है, राशि ये 15,000 रुपये इसकी चुनाव राशि होती है, और ये आरबीआई के नाम एक चेक जमा होता है। और जो कैंडिडेट 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। चलो यहीं पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। एक्चुअली में प्रेजेंट की जो सैलरी है एट प्रेजेंट 5 लाख है, 5 लाख, और उनकी जो पेंशन है वो 1 लाख है। अब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन, देखिए इलेक्शन, इसे इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, यानी निर्वाचन आयोग इस चुनाव को कराता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि निम्न में किस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। देखिए, प्रेजेंट, वाइस प्रेजेंट, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, ये जो चुनाव होते हैं इसे इलेक्शन कमीशन कराता है। अब 2 इलेक्शन बचते हैं, एक ग्राम पंचायत के इलेक्शन और एक होता है नगर पालिका या नगर निगम के इलेक्शन। इन्हें ध्यान रखना है, इसे इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होते हैं, लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट कराती है। क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को कराता है। यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है, यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है, विवाद, तो देखिए इसे सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, इसे सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, अर्थात इसे इलेक्शन कमीशन नहीं निपटाता है। बात यह आती है, यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव गलत सिद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में उसे त्यागपत्र देना होगा, लेकिन उस दौरान पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो सब वैधानिक या लीगल माने जाएंगे। अब इनकी ओथ देखते हैं। ओथ यानी शपथ। देखिए इनकी शपथ आर्टिकल 60 में है, शपथ। देखिए इन्हें शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये इन्हें शपथ दिलाते हैं। और ये अपना जो रिजाइन होता है, रिजाइन, त्याग पत्र, ये वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, अपना रिजाइन देते हैं। इनका कार्यकाल इनका 5 ईयर होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए इनका कार्यकाल जो काउंट होता है, शपथ ग्रहण करने के दिन से इनका कार्यकाल शुरू होता है, ये 5 वर्ष होता है। और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कंफ्यूज या आपका जो डाउट है उसको मैं दूर करना चाहूंगा। कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि 5 वर्ष हो जाएं, सामान्यतः उससे पहले इलेक्शन करा लिया जाता है। यदि इलेक्शन नहीं हुआ, भले ही 5 वर्ष से ज्यादा समय हो जाए, ऐसी स्थिति में तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। देखिए इनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अधिकतम 6 मंथ तक आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने दिनों तक खाली रह सकता है, कितने मंथ तक, तो 6 मंथ तक। लेकिन ये तभी होगा जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे। अगर इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होता कि इन्हें हटा दिया जाता है और इनको चार्ज दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ, एक राष्ट्रपति होते थे जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन था।
उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई और एक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी होते थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उस समय भारत के एक चीफ जस्टिस होते थे जिनका नाम हिदायतुल्ला था, हिदायतुल्ला। तो हिदायतुल्ला ने 2 मंथ तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर इतना आपके साथ डिस्कस किया। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में जैसे कि भारत के अंदर अगर हम एमपी और एमएलए की बात करते हैं तो नियर अबाउट 6000 के आसपास होंगे, लेकिन पता लगा कि राष्ट्रपति तो लाखों वोट से जीत गए हैं। एक्चुअली में वो लाखों वोट नहीं होती, यहाँ पर वोटों की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में हम क्या करते हैं, एमपी और एमएलए के मतों का मूल्य भी निकालते हैं। तो उसका क्या फार्मूला है ये देखिए। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 1 MLA, एक एमएलए के मत का जो मूल्य निकाला जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए, टोटल इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड 1000 होता है। इसका मतलब होता है हमें किसी राज्य के एमएलए के मत का मूल्य निकालना है तो अलग अलग राज्य का अलग होता है। तो उस राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उसे उस राज्य के कुल, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो एमएलए यहाँ पर 71 होते हैं। एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं तो 70 इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर 70 आएगा, यहाँ टोटल पॉपुलेशन और डिवाइड 1000 होता है। तो एक एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है इस तरीके से, और एमएलए 70 है तो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूपी के अंदर एमएलए ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वहां और यहां दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल कर आती है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका फार्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपी। तो इस तरीके से एक एमपी की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो एमएलए होते हैं वो अपनी स्टेट से वोटिंग करते हैं और इनको येलो कार्ड मिलता है और एमपी को ग्रीन कार्ड मिलता है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं आर्टिकल 60 के द्वारा, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये 5 वर्ष से पहले भी इनका पद खाली हो सकता है। देखिए, अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जा सकता है, इन पर एक आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट दिया गया है, यानी महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से दूर बैठे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आपको इमेजिंग करना होगा, अपने मन में सोचना होगा कि महाभियोग किस किस पे लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स चिंतित हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि फला पे लगता है और उस पे लगता है। देखिए, इम्पीचमेंट ओनली फॉर प्रेसिडेंट। एक होता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, उसके लिए महाभियोग वर्ड भी यूज होता है वैसे, लेकिन वो महाभियोग प्रेसिडेंट के महाभियोग से डिफरेंट होता है। वो लगता है जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैग CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, और एक लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। ये और वो दोनों में अंतर होता है। तो हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, महाभियोग और कुछ नहीं, ये राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक तरीका होता है और इसका जो आधार होता है ये होता है संविधान का उल्लंघन। ये संविधान का उल्लंघन होता है, उल्लंघन या अतिक्रमण। अब इसी को क्यों बनाया? एक्चुअली में आर्टिकल 60 में जब ये शपथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत का शासन संविधान के अनुसार करूंगा। लेकिन यहां पर ये स्वामी क्या हो रहे हैं, अपने वायदे से मुकर जा रहे हैं संविधान का अतिक्रमण करके। तो अब इनको पद से हटाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक भारत के किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट नहीं लगा है। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत बेसिकली हम किसी भी सदन से कर सकते हैं, हम लोकसभा से भी कर सकते हैं और राज्यसभा से भी कर सकते हैं। राज्यसभा ये कैसे होती है? देखिए,
किसी भी सदन से शुरुआत करें, उस सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो अपने बचाव के लिए स्वयं या अपने किसी विधि व्यवसायिक यानी लॉयर को अपॉइंट कर सकता है। तो 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। मान लीजिए यहां से प्रस्ताव लाया गया, तो यदि यहां ये 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो अब ये दूसरे सदन जाता है और दूसरा सदन इसकी जांच करता है। यहां जांच से तात्पर्य है कि यदि यहां भी 2/3 मतों से पारित हो जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध समझा जाएगा और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगा है। तो देखिए, ये प्रेसिडेंट का को मैंने इंट्रोड्यूस यहां पर किया है। अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट की शक्तियां आपने भी देखी होगी, लेकिन इसको हम अलग अलग सेक्शन में लेकर चलेंगे। तो देखिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी शक्तियां, तो नंबर 1 होती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। एक होती है दूसरी लेजिस्लेटिव पावर और इसे कहते हैं विधायी शक्ति। एक तीसरी जो होती है ये होती है आप इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्ति। चौथी होती है फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्ति। एंड पांचवी जो होती है ये होती है जुडिशरी पावर यानी न्यायिक शक्ति। एक होती है डिप्लोमेटिक पावर यानी कूटनीतिक शक्ति। तो पहले इन्हीं को हम लेकर चलते हैं। एक होती है मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति। तो इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। तो पहला जो मैंने दिया है यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति, और ये कार्यपालिका शक्ति को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखिए, राष्ट्रपति की कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति देखिए, यहां पर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल न्यायवादी, कैग यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। बेटे देखिए, आयोग ये 2-3 तरीके के होते हैं। एक यूपीएससी होता है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक होता है एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। एक होता है जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ देखिए फाइनेंशियल कमीशन आदि जो होते हैं इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ इसी में मैं लेकर चलता हूं, देखिए आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, जो बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम चुनते हैं। और ध्यान रखना है, पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं जिनसे मिलकर मंत्री परिषद बनती है, मंत्री परिषद बनती है। तो एक तो मंत्री परिषद होती है, और ध्यान रखना है आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं, तो राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। तो देखिए, एक मंत्री परिषद का गठन है, और मंत्री परिषद जो मैंने यहां बताया, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं।
और आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करते हैं। तो राष्ट्रपति वही काम करेंगे जो मंत्री परिषद कहेगी, और मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो कि पीएम होते हैं। तो इसलिए राष्ट्र की वास्तविक जो शक्ति होती है वो पीएम के हाथों में होती है, न कि राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति तो क्या हैं, एक रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। वास्तविक शक्ति पीएम के हाथों में है। चलो देखिए, आर्टिकल 75 कहता है, हाँ चलो अब देखिए आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है कि संघ के कार्यों से पीएम राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, तो देखिए इसमें महान्यायवादी है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है आदि जो होते हैं, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और एक ये ले लेना है आपको। अब हम लेकर चलते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां वे कौन कौन सी होती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। विधायी शक्ति देखिए, नंबर एक तो ये है कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है, राष्ट्रपति इस जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा हमें याद कैसे रहेगा, विधायी शक्ति, विधायी बना है विधायिका से। विधायिका जो हमारी संसद है उससे प्रेसिडेंट का जहां जहां लिंक होगा वो ही इसकी शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति लोकसभा में एक आता है आर्टिकल 331 के द्वारा, यहाँ दो एंग्लो इंडियन को, एंग्लो जो इंडियन होते हैं, इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। और आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 1 देना है, यहाँ राज्यसभा में यहाँ 12 लोगों को मनोनीत करते थे जो कला, विज्ञान, साहित्य आदि के विशेषज्ञ होते। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक चेंज हुआ है। अच्छा, वो चेंज ये हुआ है कि अभी तक एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे, इन फ्यूचर एंग्लो इंडियन अपॉइंट नहीं होंगे, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, देखिए लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी होती है और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, भंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं और भाषण तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के 2 भाषणों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 120 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। एक्चुअली में ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस एक कानून होता है। और ऑर्डिनेंस जो वर्ड यूज हुआ है भारतीय संविधान के अंदर, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, ब्रिटिश जब शासन करते थे वहां अध्यादेश वर्ड भी यूज हुआ है। तो अध्यादेश क्या होता है, यदि हमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी हो जाता है। तो कानून कौन बनाता है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट में कई बार ऐसा होता है कि इसमें प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान होता है। तो जब सत्रावसान होता है तो संसद में छुट्टी होती है और हमें तभी कानून बनाना है, तो कानून को बाद में बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें विलंब नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति स्वयं से कानून बना देते हैं, कानून उसको हम अध्यादेश कहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट जब अपने कार्य रूप में आती है तो 6 वीक के अंदर अंदर इस पर विचार करती है। यदि ये सही लगता है तो इसे परमानेंट कानून बना दिया जाता है, अन्यथा रद्द कर दिया जाता है। तो इसे हम सत्रावसान कहते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया मैंने, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन। अब 2 चीज होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है सत्रावसान और एक होता है स्थगन। देखिए संसद यानी सदन को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। स्थगित का मतलब होता है आज कार्यवाही शुरू हुई और 1-2 घंटे के बाद स्पीकर ने कह दिया यार चलो आज छुट्टी, मतलब वो कार्यवाही, उस दिन की कार्यवाही उसी समय रोक देना, वो स्थगित होता है। एक होता है सत्रावसान, कुछ दिनों के लिए अवकाश डाल देना, ये अधिकार जो होता है ये राष्ट्रपति को होता है। इसके साथ साथ कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही संसद में पेश होते हैं।
अब देखिए ये कौन कौन से विधेयक हैं, इसमें दो आते हैं, एक आता है मनी बिल यानी धन विधेयक, और एक आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण करना। ये तो जो नए राज्यों का निर्माण किया जाता है आदि आदि, या उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन होता है, या धन विधेयक पेश होता है, तो ये ऐसे विधेयक होते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही संसद में पेश किए जाएंगे। चलो इसी को कंटिन्यू करते हुए अभी विधायी शक्ति को ही मैं लेकर चल रहा हूं। इसमें एक चीज और देखिए, जब प्रेसिडेंट के समक्ष कोई विधेयक आता है, विधेयक पारित होकर आता है, तो उस समय राष्ट्रपति के समक्ष तीन विकल्प होते हैं। चाहे तो वो इस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और चाहे तो उसे अपने पास रख सकते हैं। देखिए यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वो एक्ट या अधिनियम या कानून बन जाता है। तरीका तो ये है, लेकिन ये जो दोनों चीज हैं ये राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है। अब राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति होती है कि राष्ट्रपति उसको प्रयोग करेंगे या नहीं। लेकिन हम जनरली सुनते हैं कि राष्ट्रपति ने देखिए एक पॉकेट वीटो यूज की थी। लेकिन स्टूडेंट्स जो वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की, ये तीन तरीके की होती है। अभी मैंने आपको बताया, जब कोई विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और उसे अपने पास भी रख सकते हैं। यदि अनुमति दे दी तो अधिनियम बन जाता है, अन्यथा वीटो पावर यूज करते हैं। तो ये वीटो पावर तीन तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, अभी बता रहा हूं, एक मिनट स्टूडेंट्स। एक जो पावर होती है इसमें होती है सस्पेंशन वीटो, एक एब्सोल्यूट वीटो, और एक होती है पॉकेट वीटो। तो जनरली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वीटो पावर से ही पूछा जाता है, लेकिन मैं तीनों डिस्कस कर देता हूं। देखिए एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, इस वीटो को हम पूर्ण वीटो भी कहते हैं, इसे हम पूर्ण वीटो। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये जो होती है सस्पेंशन वीटो यानी पूर्ण वीटो, ये गैर सरकारी विधायकों के लिए होती है। लेकिन यदि कोई सरकारी विधेयक होता है तो उसमें कैसे काम करती है, यदि किसी सरकार ने किसी विधेयक को पारित करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया हो और प्रेसिडेंट ने तब तक अनुमति नहीं दी और वो सरकार गिर जाए, तब नई सरकार आती है और नई सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि इसको अनुमति नहीं देनी, तो उसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। माफी चाहता हूं, उसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, और एब्सोल्यूट वीटो को ही हम पूर्ण वीटो भी कहते हैं। एक होती है सस्पेंशन वीटो का मतलब होता है, शायद हिंदी में निलंबनकारी वीटो कहते हैं। जब किसी विधेयक को प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भेजते हैं उसे हम सस्पेंशन वीटो कहते हैं। देखिए पुनर्विचार के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास आता है, भले ही उसमें चेंज करके लाया गया हो या उसी स्थिति में आया हो, तो इस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। इसे हम सस्पेंशन वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले एक राष्ट्रपति होते थे वेंकट रमन ने किया था, और सांसदों के पेंशन से संबंधित था। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी किया, और उन्होंने सांसदों की अयोग्यता के प्रश्न पर इसका प्रयोग किया था। इसके साथ साथ एक पॉकेट वीटो होती है। देखिए पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति न तो इस पर अनुमति देते हैं और न पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और ध्यान रखना है 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह होते थे, और ज्ञानी जेल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पर इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब इन विधायी शक्तियों में
एक चीज और देखिए, जो विधायी शक्तियां हैं इसी में हम एक चीज और देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की जो अयोग्यता होती है, अयोग्यता के प्रश्न पर फाइनल निर्णय राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का। अब किसी सदस्य को दो आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि उसने इलेक्शन यानी निर्वाचन से संबंधित कोई निर्वाचन से संबंधित यदि मुद्दा है, जैसे सपोज दैट या प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है लेकिन किसी ने वो छुपाई है या गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेते हैं, इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेते हैं और उसे अयोग्य सिद्ध कर देंगे। एक दूसरा आधार होता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल। दल बदल, यदि किसी सदस्य की अयोग्यता का आधार दल बदल है तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं, अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं और उसे अयोग्य साबित कर देते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। अब हम लेकर चलते हैं इमरजेंसी पावर। देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, ये जो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, ये पावर हमने बेसिकली जर्मनी से ली है, जर्मनी से ली है, जर्मनी। तो राष्ट्रपति को ये हमने जर्मनी से ली है और राष्ट्रपति की जो ये पावर होती हैं आपातकालीन शक्तियां, ये 3 शक्तियां होती हैं। इसमें एक आता है आर्टिकल 352 जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है राष्ट्रीय आपात। एक होती है आर्टिकल 356, इसे प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन इसी में आते हैं और इसे कहते हैं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता। और एक होता है यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपात को लेकर चलते हैं। ये राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लगता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपात यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। स्टूडेंट्स, आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। एक्चुअली में सशस्त्र विद्रोह शब्द बाद में जोड़ा गया है। एक 44 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसके स्थान पर आंतरिक अशांति वर्ड यूज होता था। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल वर्ड जो यूज हुआ है वो यहीं पर यूज हुआ है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसमें कई काम होते हैं। इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये रद्द हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। एक तो इसमें हमारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे 20 और 21 को छोड़कर। एक टॉपिक आता है, मैंने आपकी क्लास में डिस्कस भी किया है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो 352 हो या 356, ऐसी स्थिति में स्टेट लिस्ट के विषय पर सेंटर कानून बना सकता है। चलो, तो देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी? तो भारत में 3 बार लगी। एक 1962 में लगी जब इंडिया चाइना वार था, और एक 1971 में लगी जब भारत और पाक के बीच संबंध हुए, मतलब युद्ध हुआ, और एक 1975 में लगी। यहां कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ, युद्ध नहीं हुआ 75 में। मतलब 75 की जो इमरजेंसी है उसका आधार युद्ध नहीं है। वो इंदिरा कहा जाता है कि बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी है इसमें, कि इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के कारण इमरजेंसी लगाई थी। खैर, जो भी रहा हो, इस टॉपिक से संबंधित मैं यही लेकर चलूंगा। उस पे आगे हम क्या चर्चा करें किसी और टॉपिक में कभी करेंगे हम फ्यूचर में। तो 3 बार इमरजेंसी लगी, 62, 71 एंड 75। अब हम लेकर चलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार भारत का शासन करूंगा। तो एक आदमी संपूर्ण भारत का शासन कैसे कर सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल।
तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रत्येक राज्य में अपने एजेंट नियुक्त करते हैं और वो एजेंट और कोई कुछ नहीं, वो गवर्नर होते हैं। और इस गवर्नर का काम होता है कि क्या राज्यों के अंदर संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं, इसकी देखरेख करना। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं करती तो ऐसी स्थिति में गवर्नर प्रेसिडेंट को सूचना देते हैं या प्रेसिडेंट को किसी अन्य रिसोर्स से सूचना मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर देते हैं और वहां का शासन राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने द्वारा या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा चलवाते हैं। और वो प्रतिनिधि और कोई नहीं होता, वो गवर्नर होता है। तो इसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट रूल जो होता है ये 6 मंथ के लिए लगता है, 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ कर करके इसे मैक्सिमम 3 ईयर के लिए लगाया जा सकता है, 3 साल के लिए। एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। देखिए वित्तीय आपात होता क्या है, यदि भारत या भारत का कोई राज्य क्षेत्र इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तो ऐसे में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत के अंदर एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। यदि वित्तीय आपात लगता है तो इसके 3 इफेक्ट हो सकते हैं। पहला देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तों का बंटवारा होता है ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, उससे कम ज्यादा किया जा सकता है। सेंटर के द्वारा राज्यों को जो ग्रांट अनुदान दिया जाता है इसमें कटौती की जा सकती है। और इसके साथ साथ राज्य के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। और ध्यान रखिए, ये वित्तीय आपात जब भी लगेगा ये संपूर्ण भारत में एक साथ लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, इससे संपूर्ण भारत प्रभावित होगा। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लेकर चलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष बजट पेश कराते हैं, पेश करते नहीं कराते हैं, ध्यान रखना है, पेश तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और प्रत्येक पांचवें वर्ष एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये इनकी वित्तीय शक्तियां होती हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत मजे की बात, अभी एक दिन मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था और मैंने स्टूडेंट से पूछा कि एट प्रेजेंट नंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन सा है। तो आंसर जो फीडबैक आ रही थी, कोई कह रहा है कि 13वें वित्त आयोग थे, कोई कह रहा है 14वां वित्त आयोग, कोई कुछ। तो देखिए एट प्रेजेंट 15वां वित्त आयोग चल रहा है और एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। एनके सिंह, इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। तो वित्त आयोग जो बनाया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तों का बंटवारा होता है उस पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, देखिए न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है के न्यायाधीशों की के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 143, देखिए 143 में क्या है, राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट और भारत सरकार को परामर्श देने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, आर्टिकल 76 में है। लेकिन प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है आर्टिकल 143, यदि चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है और प्रेसिडेंट भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इशूज आते हैं जो पूर्व में जो संधि हुई है, संधि या समझौते जो हुए हैं और उनसे संबंधित कोई मामला पुनः उभर कर आता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। इसी में आर्टिकल 72 है। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान के अधिकार से तात्पर्य होता है राष्ट्रपति किसी भी सजा का लघुकरण कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, उसका स्वभाव यानी नेचर बदल सकते हैं। जैसे आजीवन कारावास को आर्थिक दंड में बदल सकते हैं, फांसी की सजा को 20 साल में बदल सकते हैं और इन्हें फांसी की सजा भी माफ करने का अधिकार है।
और एक सैनिक अदालतें होती हैं, सैनिक अदालतों के निर्णयों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर सैन्य कूटनीतिक शक्ति। देखिए, कूटनीतिक शक्तियों में कुछ नहीं है, एक तो विदेशों से जो संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, और विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब इसमें बेसिकली हमें देखना है यहाँ पर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। देखिए, जो हमारी तीन सेना है, तीन सेना जल, थल और वायु, इसके जो सेनापति होते हैं, इन सेनापति की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ ये युद्ध की घोषणा करते हैं, और भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सेनापति होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय कार्यपालिका, उसका एक सेक्शन प्रेजेंट ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास किया, तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से रिकमेंड भी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद।